80 रनों से मुकाबला जीत लिया और हर कोई जीत का जश्न मना सकता है यहाँ पे। चिराग, आप अभी भी आए लेकिन सर ऑल ब्लैक, ऑल ब्लैक एक गाना भी था जो काफी उस वक्त 2013 में आई थिंक ट्रेंड में। काली काली ऐन कापा काले काले शू लेके गड्डी काली काली तेरी गली वड़दा। आज लेकिन जो बड़ा मुद्दा है, लेकिन लेट्स गेट सीरियस, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है और बड़ा सीरियस मामला है कि आप सोच रहे हो कि टीम इंडिया की बल्लेबाजी जो है वो कैसे संकट में है। और टीम इंडिया की बल्लेबाजी संकट, आप पूरा कॉलम भी पढ़ सकते हैं इंडिया टीवी के वेबसाइट पर, इंग्लिश में, हिंदी में, और इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं और इसमें और विस्तार से बात कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज जो लिखी जाती है, लिखने के में कई चीजें जो हैं वो इतनी ज्यादा नहीं लिखी जाती, बातों में बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं और उस पर हमने स्टैट्स एंड फैक्ट्स, स्टैट्स एंड फैक्ट्स, जब आप बात करो, बात तो आप करो, लेकिन आप बात कितनी सही है कितनी गलत है, अगर उसके साथ स्टैट्स और फैक्ट्स नहीं है तो उसका मतलब नहीं निकलता, ठीक है। और ये जो बात है यहां पर, आज है भारतीय बल्लेबाजी संकट में। बांग्लादेश के खिलाफ कहने को तो टेस्ट जीते हैं, 3-3 शतक आए हैं एक टेस्ट मैच में, है ना, तो फिर बल्लेबाजी कैसे संकट में है, ये सबके दिमाग में सवाल चल रहा होगा। लेकिन आप अगर इस कॉलम को पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि संकट है और बहुत भारी संकट है। भारतीय बल्लेबाजी का ऐसा क्राइसिस जो है, ट्रांजिशन का, बदलते दौर का, एक नए भविष्य का, इतना मतलब जो संकट या कहें ऐसा थोड़ा सा मैं कहूंगा अंधकार सा जो दिख रहा है अभी, वो अंधकार दूर हो सकता है अगर जो यंगस्टर्स जिनको मौका मिल रहा है वो अच्छा परफॉर्म करें, या फिर जो सिलेक्टर्स हैं जिस तरीके से इस ट्रांजिशन में वो अपना योगदान दे रहे हैं खिलाड़ियों को टीम में लाने का। बात टेस्ट टीम की हो रही है, बाय द वे बात हो रही है लाल गेंद की। टेस्ट टीम में है भारतीय बल्लेबाजी संकट में, तो इसमें सिलेक्टर्स का रोल, जो कि बीसीसीआई हो गया एक तरह से, मैं कह सकता था बीसीसीआई, लेकिन बीसीसीआई का कौन सा डिपार्टमेंट, सिलेक्टर्स, ठीक है, टीम का कप्तान, टीम का कोच, इन 3 डिपार्टमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी और खासकर मिडिल ऑर्डर की बात करें, ओपनिंग की भी बात करें, तो भारी संकट में है, भारी संकट में, क्योंकि आपको इस बदलते हुए दौर में, क्योंकि एक नया जनरेशन आ जाना चाहिए था, अब तक आया नहीं है, आप इंतजार कर रहे हो। जो पुराना जनरेशन है एक एक करके सारे गायब हो गए, राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ वीरेंद्र सहवाग गए, गौतम गंभीर चले गए, सचिन तेंदुलकर चले गए, उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण गए, महेंद्र सिंह धोनी चले गए, युवराज सिंह चले गए, सुरेश रैना चले गए, लेकिन आप बचे रहे। मैं थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे, आप लोगों का बहुत सारे पेपर्स भी हैं, लेकिन अब आप देखिए हर समय आपके पास कोई ना कोई जो है बैकअप रहा, यंगस्टर आ गया जो आपकी टीम को आगे लेकर जाता रहा। विराट कोहली आ गए, सचिन तेंदुलकर जब जा रहे थे, रोहित शर्मा उस समय अच्छे टैलेंटेड प्लेयर थे जिनके बारे में हमें मालूम था आने वाले समय में बहुत अच्छा खेलेंगे। वीरेंद्र सहवाग उस समय मौजूद थे, उस समय गौतम गंभीर थे, युवराज सिंह, धोनी, तो ये जाते रहे, लेकिन आता कौन रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। करते करते आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उस दौर से सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली बच गए हैं और आया कोई नहीं है। ऋषभ पंत, यस, ऋषभ पंत को हम कह सकते हैं जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, बाकी आया कोई नहीं है। ओवर टू प्रियांशु एंड चिराग, मैं खास लेता हूं। एक चीज आप भी एग्री करेंगे कि हमारा चाइल्डहुड बहुत फॉर्चुनेट था कि हमने सचिन को खेलते हुए देखा, विराट को भी खेलते हुए देखा जब हम टीनेज में आए, और हमेशा सर एक चीज देखने को मिली है कि भारत की बल्लेबाजी हमेशा स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है। इंडियन क्रिकेट में अगर हम देखें, गेंदबाजी में कंसर्न्स रहते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। आज हम बात भी कर रहे थे कि गेंदबाजी में ट्रांजिशन और सब चीजें स्ट्रांग नजर आ रही हैं, लेकिन बल्लेबाजी में नेक्स्ट कौन है, अब नेक्स्ट रोहित के बाद कौन, नेक्स्ट विराट के बाद कौन, कोई नजर नहीं आ रहा है। सीधा आंकड़े पे आते हैं, बिल्कुल सीधा मुद्दे पे चलते हैं और ज्यादा लंबी डिस्कशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये बताने आए कि कैसे संकट में है, उसके बाद आप आपस में चर्चा करो, अपने दोस्तों से चर्चा करो, अपना दिमाग दौड़ाओ, और उसके बाद जब हम शाम को मिलेंगे 6:30 बजे, तो इस पर आप फिर से हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। आपको वाकई में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है संकट, ये पूरी बातचीत आप सुने, और हम ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। 10 से 12 मिनट में हम ये लाइव सेशन जो है बंद करेंगे और बताएंगे कैसे टीम इंडिया संकट में है और कैसे आने वाला टाइम जो है ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा है जो विराट कोहली के लेवल का हो, जो सचिन तेंदुलकर के लेवल का हो। गावस्कर गए, सचिन तेंदुलकर आ गए थे, आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिला दूं। 87 में गावस्कर ने रिटायरमेंट ली और 89 में 89 में जो है सचिन तेंदुलकर आ गए 1.5 साल के अंदर। और उस समय लेकिन अजहर और ऐसे बल्लेबाज थे, मोइंदर अमरनाथ, दिलीप वेंगसरकर थे जो टीम को संभाल सकते थे। बहुत स्ट्रांग टीम थी टीम इंडिया की, सिर्फ गावस्कर जा रहे थे, उसी में चिंता हो रही थी कि ओपन कौन करेगा, लेकिन उस बीच सचिन तेंदुलकर आ जाते हैं। तो उस तरीके से विराट कोहली आ जाते हैं, रोहित शर्मा आ जाते हैं, बीच में दौर में फैब 4 आ जाते हैं, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन का साथ देने के लिए बैटिंग में आ जाते हैं। 2000 में वीरेंद्र सहवाग आ जाते हैं, लेकिन इस समय कोई आ ही नहीं रहा है। विराट कोहली का उत्तराधिकारी कौन है कोई? नहीं, अभी कोई। रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी कौन है कोई?
अब और आगे बढ़ें, आप अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आपको चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पे कोई उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है इस समय। हाँ, शुभमन गिल ग्लिम्सेस दिखा रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल बहुत इनकंसिस्टेंट है। आज इस टेस्ट मैच को बांग्लादेश के खिलाफ आप हार सकते थे, क्योंकि शुभमन गिल पहली पारी में फ्लॉप हो गए थे 0 पे आउट हो गए। दूसरी पारी में शतक लगाना लेट हो जाता अगर पहली पारी में अगर हम 200 के नीचे आउट हो जाते। अजिंक्य रहाणे की जगह कौन आया है? कोई नहीं है। कौन है अजिंक्य रहाणे की जगह? आपने पंत को प्रमोट करके केएल को नीचे रख के आप एक वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, खानापूर्ति। बिल्कुल। आप फंसा रहे हो, आप डॉट्स जो है मिला रहे हो, बस आप जो है चीजें फंसा रहे हो और आपकी बैटिंग चल रही है। लेकिन आप देख लो आपकी बैटिंग पूरी की पूरी इस समय खोखली नजर आ रही है। और आपका नेक्स्ट जनरेशन विराट के लेवल का या रोहित के लेवल का कोई प्लेयर आता हुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ओवर टू यू नाउ। मैं आई विल कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल बिफोर एक बार एज वाली बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो टीम इंडिया के सीनियर टेस्ट प्लेयर्स हैं उनकी उम्र पे नजर डालनी जरूरी है। रोहित शर्मा 37 साल के हो चुके हैं, इस पर कितना कितना आगे खेलेंगे ये भी बहुत बड़ा सवाल है। विराट कोहली यानी कि 38 रनिंग, यस 38 40 के पास पहुंच चुके हैं। 40 के पास पहुंच चुके हैं। विराट कोहली 35 साल 36 रनिंग। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन की बात करें 38 साल के हो चुके हैं 39 रनिंग। और रविंद्र जडेजा भी 35 साल के हो गए हैं 36 रनिंग। यानी कि इन चारों जो ये टेस्ट प्लेयर्स हैं जो आप कह सकते हैं कि इस समय सबसे बड़े स्तंभ हैं औसत उम्र इनकी 36-37 निकल के आ रही है। बिल्कुल। तो ये कितना और खेलेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके बाद ही हम बात करेंगे फ्यूचर स्टार्स कौन होने वाले हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो रहने वाला है। नहीं, फ्यूचर में अभी इस वक्त ऐसा कोई प्लेयर लग रहा है जो विराट का उत्तराधिकारी आपको लग रहा है कि कोई रोहित के लेवल का प्लेयर आपको दिख रहा है? कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं दिख रहा, वो ग्लिम्सेस भी नहीं दिख रहे। जैसे आपने बात की कि वीरेंद्र सहवाग के बाद रोहित दिख रहे थे कि रोहित जैसा खिलाड़ी आ रहा है, सचिन के बाद विराट दिख रहे थे, यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं शुभमन गिल की, वो ग्लिम्सेस दिखा रहे हैं लेकिन इनकंसिस्टेंट है, आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है पुजारा के ना विराट के, क्योंकि उनको विराट से बहुत कंपेयर किया जाता था। विराट से कंपेयर कर रहे हैं? हाँ, विराट से कंपेयर कर रहे थे। पुजारा के भी अभी पुजारा को भी रिप्लेसमेंट पुजारा का भी नहीं हुआ है, नहीं मिला। तो ट्रांजिशन देख लो आप, 1-1.5 साल हो चुके हैं पुजारा अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप हुए। अब रहाणे और पुजारा की जगह जो टीम को स्टेबिलिटी देते थे टेस्ट क्रिकेट में, वो भी आपके पास नहीं मिला, दूर दूर तक नहीं है सर। और बिल्कुल जो आपने आज सुबह भी बात कही थी कि इन 10 मैचेस में अगर ट्रांजिशन हो गया तो हो गया, ना तो आप फंस जाओगे यहाँ पे, फिर आपको वो डिलेड हो जाएगा और प्रोसेस पूरी यहाँ पे स्लो हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा इस पे कोई गारंटी नहीं है। ये कोई फैक्ट्री में कार नहीं बन रही है Exactly, कि हम ये 15 दिन में ये जो है घर नहीं बन रहा है कि हम इसको 6 महीने में जो है लेंटर डाल के इसमें छत डल जाएगी, फलाना हो जाएगा और ये जो है ढांचा जो है हम 6 महीने में खड़ा कर देंगे, इंटीरियर्स करके 1.5 साल में घर बन जाएगा। हाँ भाई, घरों के बारे में बहुत पता है, नोएडा में रहते हैं ना, तो यहाँ पे तो हर तरफ कंस्ट्रक्शन साइट ही है, तो सब पता है हमें घर कितने दिन में बन जाता है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये एक ऐसा है जिसमें कोई टाइमलाइन नहीं है जो आप प्रेडिक्ट कर सको कि बस 2 टेस्ट मैचेस के बाद हम तैयार हैं, ये वाला खिलाड़ी आ जाएगा, ये तैयार हो गया, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। और एक बल्लेबाजी का संकट ये भी है कि जो ये खड़े हुए हैं स्तंभ जो है, ये भी अब रन नहीं बना रहे हैं। अगर आप देखें रोहित की बात कर लीजिए, विराट की बात कर लीजिए, केएल राहुल की बात कर लीजिए, ये भी रन नहीं बना रहे हैं और ये दोनों इनकंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। यशस्वी अगर गिल की अगर हम बात करें, एक बार जो आंकड़े हमने बात की फैफ 4 की, जो सर ने आपने बात की सचिन के टाइम के जो आंकड़े थे वो किस तरह के, जो और अब क्या आंकड़े हैं और आगे कौन है, एक बार थोड़ा सा फटाफट बता दें। आप कंपैरिजन तुलना यहाँ पे आप कंपैरिजन एक बार कर लें। 2000 के बाद की बात करें तो वहां पर राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर थे, जिनके आंकड़ों पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट करियर में राहुल द्रविड़ 164 मैच में 286 पारियां उन्होंने खेली थी, 13,288 रन बनाए थे, 52.31 की औसत थी, 63 बार उन्होंने अर्धशतक लगाया था और 36 शतक हैं राहुल द्रविड़ के नाम। वीवीएस लक्ष्मण की बात करें तो 134 मैच की 225 पारियां हैं, 8,781 रन है उनके नाम और 17 शतक और 56 अर्धशतक उनके नाम हैं। जबकि शतक वीवीएस लक्ष्मण जिस लेवल के खिलाड़ी थे वो 30 शतक लगा सकते थे, 30 कम से कम अंडर अचीव करके गए, लेकिन 5-6 नंबर पे खिलाया भी उन्होंने, बहुत नीचे उनको खिलाया। और वो फर्स्ट इनिंग्स तो छोड़ दो, सेकंड इनिंग्स के और खराब पिचेस के मास्टर थे। वीवीएस लक्ष्मण के आसपास का तो कोई प्लेयर नहीं है। जो दोस्त इस समय हमारे साथ हैं जिन्होंने वीवीएस लक्ष्मण को खेलते हुए देखा, मिडिल ऑर्डर में कोई आपको वीवीएस लक्ष्मण दिख रहा है? वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण दिख रहा है? आप बताओ, कोई है ऐसा प्लेयर जो वीवीएस लक्ष्मण के लेवल का है? चलो वो नहीं भी है तो कोई ऐसा प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में पूरी इंडियन टीम को एक संभाल सके? हाँ बिल्कुल, वो होल्ड मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अगर उसके बाद अगली पीढ़ी की हम बात करें, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बहुत इंटरेस्टिंग, 200 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं और 15,921 रन उन्होंने बनाए हैं, 53.78 की औसत से 51 शतक और 68 अर्धशतक उन्होंने लगाए। औसत 53.78। माय गुडनेस, 64 ही हो गया इतना मेंटेन। 23-24 साल खेलने के बाद 53 का औसत, आप समझ रहे हो? 23-24 साल, मतलब आप
10 साल क्रिकेट खेलते हो ना, तब आपका एवरेज जो होता है 42-48 आ जाता है। करियर के स्टार्ट में आपका एवरेज ठीक रहता है, छोटे शॉर्ट स्पैन ऑफ करियर के एवरेजेस अच्छे होते हैं, लेकिन लॉन्ग स्पैन में आपका फॉर्म गिरता है। आप इतने लंबे समय खेलने के बाद 53 के प्लस का औसत सचिन तेंदुलकर का, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मतलब चलो खैर वो तो एक अलग बात है, वो तो गॉड है, उनके हम औसत पे ना जाए, इस समय मुद्दा अलग है। इसका इस समय मुद्दा ये है कि भारतीय क्रिकेट का जो बैटिंग ऑर्डर है, ओपन से लेके मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर भी, आप रविंद्र जडेजा और अश्विन की भी बात करें तो वहां पे भी संकट है, क्योंकि यही अश्विन आपको ऑस्ट्रेलिया में ऐसा परफॉर्मेंस देते हुए नहीं मिलेंगे। रविंद्र जडेजा वो आपको शायद ऐसा परफॉर्मेंस देते हुए आपको ऑस्ट्रेलिया में ना मिले। तो पूरी बैटिंग लाइनअप इंक्लूडिंग योर ऑलराउंडर्स, आप संकट में हो इस समय पूरी तरह से सर। आप इस समय बांग्लादेश के खिलाफ जीत के, आपको हो सकता है जीत की खुमारी हो, लेकिन असली तस्वीर बड़ी भयानक है। भयावह नहीं कहूंगा, भयानक सी है, डरावनी सी है, क्योंकि एक ऐसा तूफान ऐसा आ रहा है जिसमें आप उड़ जाओ और उसमें फिर आपको अपने आप को संभालने में बहुत टाइम लग सकता है। लेट्स गो फॉर स्टैट्स नाउ माय फ्रेंड। बिल्कुल, 2010 वाले दौर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें 3 खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा चमके थे, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली। इनके आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। 103 टेस्ट मैचेस खेले चेतेश्वर पुजारा ने, 7195 रन बनाए, 43.60 की औसत से 19 शतक उन्होंने अपने टेस्ट करियर में लगाए और 35 अर्धशतक उनके नाम रहे। बात अगर करें अजिंक्य रहाणे की तो 85 टेस्ट मैच उन्होंने खेले, 144 पारियां उसमें शामिल थी, 5077 रन उन्होंने बनाए, 38.46 की औसत रही, 26 बार उन्होंने 50 का स्कोर हासिल किया और 12 शतक हैं अजिंक्य रहाणे के नाम। और बात करें विराट कोहली की तो 113 टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं, 8848 रन उनके नाम है, औसत अगर आप देखेंगे तो 49.15 का, 30 अर्धशतक और 29 शतक उनके नाम भी हैं। ये दौर है जो अभी चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को अभी हम पीछे छोड़ चुके हैं, विराट कोहली अभी भी हैं, लेकिन इसके बाद जो होना है वहां पर जो हम बात कर रहे थे, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, अजिंक्य रहाणे, पुजारा, विराट कोहली, अब इसके बाद 3 नाम ऐसे कौन से हैं, ये ढूंढना है जो सबसे बड़ा काम है टीम इंडिया मैनेजमेंट के लिए, सबसे बड़ा सिरदर्द है। नाम दिख नहीं रहे। हमने 2000 वाली जनरेशन की बात करी, 2010 वाली जनरेशन की बात करी, लेकिन अब कोई नाम यहाँ पे नहीं। आपने ग्रूम करने में देर कर रहे हो, बहुत देर कर रहे आप देर कर रहे हो। आप विराट कोहली जब 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेले थे तो आप मुझे बताओ, आप रजत पाटीदार को क्यों लेकर आए? आप रजत पाटीदार 32-33 साल का बंदा था, आप क्यों लेके आए? आप ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं लेकर आए? ऋतुराज गायकवाड़ आपने ओपनिंग का क्या ठप्पा लगा दिया क्या? भाई बहुत प्लेयर्स होते हैं जो रणजी ट्रॉफी में डोमेस्टिक में ओपन करते हैं, लेकिन जब इंडियन टीम में आते हैं तो वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। अश्विन भी तो अपने तमिलनाडु के लिए ओपन करते थे। फिर तो उन्होंने आगे रवि शास्त्री की बात करें, नंबर 9 नंबर 10 से खेलना शुरू किया था, तो आपने रजत पाटीदार को लेकर नोइंग कि रजत पाटीदार आपका फ्यूचर नहीं है। एग्जैक्टली फ्यूचर नहीं। तो आप ग्रूम किस तरीके से कर रहे हो? गलतियां देखो। आप रजत पाटीदार की जगह ऋतुराज को खिलाते, साई सुदर्शन को खिलाते, एग्जैक्टली सर, अभिमन्यु ईश्वरन को आप मिडिल ऑर्डर में खिलाते, ओपनर था, 3-4 नंबर पे खेल सकता था, लेकिन नहीं, आप रजत पाटीदार को लाए। तो ये क्या प्रोटेक्ट करने वाली बात थी? क्या सीट बची रहे, विराट कोहली की जगह कोई आ जाए और जबरदस्त खेलते तो विराट कोहली की जगह खतरे में हो जाए? तो इस तरीके की सोच अगर कहीं है बीच में, भाई हम तो जर्नलिस्ट, हम बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, हम बिटवीन द लाइंस नहीं भी होता है तब भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसी सोच तो नहीं थी कि जो विराट कोहली की सीट है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो विराट कोहली की अगर इस तरीके की सुरक्षित रखने की आपकी अगर मंशा थी तो आपने बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया इंडियन क्रिकेट के मिडिल ऑर्डर के साथ। अब आप देखो, विराट कोहली वापस आ गए, रजत पाटीदार बाहर हो गए, केएल राहुल कहां से आ गए? सरफराज ने रन बनाए थे, आपने सरफराज को बाहर कर दिया। तो आप ग्रूम क्यों नहीं कर रहे हो? यशस्वी जायसवाल अभी तक अगर उन्होंने 700-750 रन इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे, आप बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में अभी भी वही दिख रहा है, और 50 रन उन्होंने जो बनाए हैं बहुत अच्छे बनाए, दूसरी पारी में आके नहीं चले। तो यशस्वी से भी आप उस तरीके की, आप में उनमें वीरेंद्र सहवाग नहीं दिख रहा है अभी भी। बिल्कुल हो सकता है बन जाए। शुभमन गिल ने सेंचुरी की है, अच्छी सेंचुरी है, लेकिन उसमें बांग्लादेश का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। अब वही 100 जाके क्या ऑस्ट्रेलिया में लगेगा, क्या वो इंग्लैंड में जाके लगेगा, ये अभी देखना, वेट करना पड़ेगा। और पहली पारी का रिकॉर्ड शुभमन गिल का खराब है। अच्छी बात है, चलो बैक कर रहे हैं, ये एक अच्छा मूव है कि यशस्वी और शुभमन को आप बैक कर रहे हो, क्योंकि इस समय ये संकट से निकलने का तरीका आपने बहुत सारे चांसेस थे जो आपने खोए हैं, जहां पर आपको बैक करना चाहिए था। आपने सरफराज से कॉन्फिडेंस फिर डाउन कर दिया। अब कब लेकर आओगे? आपने रिदम तोड़ दी ना उसकी। विराट कोहली जब चाहे खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा। तो ये बात है। तो आपके इस समय मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं है, केएल राहुल आ गए, आपको 22 रन पे वो खेल रहे थे, आपको रोहित मौका दे सकते थे, लेकिन रोहित ने आपको डिक्लेयर कर दिया वहां पर, आपको बैटिंग का चांस नहीं मिला। आपकी बैटिंग जो है ही नहीं टीम में।
नहीं, आप और बनने फ्यूचर का के मौका नहीं दे हाँ ऋतुराज गायकवाड़ का क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या उनका रिदम है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। दिलीप ट्रॉफी में अच्छा खेल रहे हैं, कभी खराब खेल रहे हैं। आप दिलीप ट्रॉफी में देख लो, पटिकल कभी अच्छा खेलते हैं, कभी खराब खेलते हैं। आप कितने प्लेयर्स को ला रहे हो, बैक नहीं कर रहे हो, आपको आपके अंदर अनसर्टेनिटी इतनी है ना सर, सिलेक्टर्स के अंदर कैसा लगता है, कंफ्यूजन है। बहुत ज्यादा। वो बोल रहे नहीं इसको छोड़ दो, इसको ले लो, इसको छोड़ दो, इसको ले लो। एक तरफा जो है फैसला जो पहले होता था उस तरीके का नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए भारतीय बैटिंग जो है इस समय जो हालत है, आने वाले समय में ये हालत बहुत खराब हो सकता है। अगर ये 10 टेस्ट मैचेस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये 10 टेस्ट मैचेस सिर्फ WTC फाइनल में पहुंचने के लिए नहीं है, ये 10 टेस्ट मैचेस आपके अगले 10 साल की टेस्ट टीम बनाने का भी वो एक Pathway। विंडो है। बिल्कुल, ये वो विंडो है, ये 10 टेस्ट मैचेस जहां पर आप अपने 10 साल की अगली टीम तैयार कर लो। सबसे बड़ी चीज जो सिलेक्टर्स को शायद मुझे लगता है यहां पर डिसाइड करना होगा, वो है यहां से रोहित शर्मा और विराट कोहली का रोड मैप। उनसे बात करके कि चाहते क्या हो, कब तक खेलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इनको मुझे नहीं लगता कोई ड्रॉप करने की हिम्मत करता है यहां पर। नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि इन्होंने इतना अर्न किया है, इनके बैंक में इतने रन्स हैं कि इनको कोई ड्रॉप ही नहीं कर पा रहा है। तो इनका रोड मैप तैयार करना लेकिन जरूरी है कि हम कहां तक विराट कोहली और रोहित शर्मा को देख रहे हैं, और अगर ये दोनों वहां तक हैं तो लगातार रहें, लगातार रहे। ये नहीं कि मैं यहां से ब्रेक ले रहा हूं, वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहा हूं, नहीं। उसके साथ 2-3 जो यंगस्टर्स हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, ऋषभ पंत अच्छा खेल ही रहे हैं। आप अगर केएल को सोच रहे हो तो फिर केएल को आप बैक करो। और सरफराज जो है वो बेचारे बाहर रह रहे हैं तो बाहर ही रहे, अभी बेचारे हैं तो बेचारे हैं, लेकिन आप बैक करके टीम बनाओ। अगर आप टीम नहीं बनाओगे तो आपका बैटिंग जो है इस 10 टेस्ट मैचेस का विंडो अगर आपने मिस कर दिया तो बस बहुत बुरी तरीके से मिस होगी। अगली बस बहुत देर से आ सकती है। बिल्कुल, अगली बस कब आ रही है आपको पता ही नहीं है, नहीं पता कौन है, क्योंकि वो डिपो से छूटी नहीं है अभी, वो उसका टाइम सेट नहीं हुआ है, तो हो सकता है 2 साल भी लग जाए अगली टेस्ट टीम तैयार होने के। मालूम चला आप WTC के अगले साइकिल में जो है सिर्फ इंडिया में मैचेस अच्छा खेल रहे हो, बाहर जाके सब हार रहे हो। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। और कोई स्टार्ट है और स्टैट्स तो है सर, एक और चीज भी है इसमें, क्योंकि आपने कंफ्यूजन भी तो क्रिएट कर दी ना। अब देवदत्त पडिक्कल को भी लगता है मेरा डेब्यू नहीं, मेरा वापसी बहुत करीब है। ध्रुव जुरेल को भी लगता है मैं कभी भी आने वाला हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ को लगता है मैं कभी भी आने वाला हूँ। उधर से सरफराज को लगता है मेरी जगह कभी भी बन जाएगी। उधर से हर किसी को ये है कि रजत पाटीदार को लगता है मैं तो खेल लिया था, शायद हो सकता है मुझे चांसेस मिल जाएं। एक बार जो आंकड़े थे रजत पाटीदार, क्योंकि थोड़ा सा वजन एक एक करके अनेक दोस्त भी आ रहे हैं, उनकी भी बात करते हैं। बाबर आजम किंग है बोल रहे हैं। बाबर आजम किंग कभी बने ही नहीं थे तो किंग है कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये और तो अविनाश बोले टेस्ट सीरीज जीत जाएगा। इस जीत के पीछे लेकिन आपके लिए एक जो असली मुद्दा है वो ना छुप जाए दोस्त। असली मुद्दा आपकी बैटिंग बहुत कमजोर है, बहुत पुअर स्टेट में है, और आगे आने वाले समय में अविनाश आपकी उम्मीदें भी नहीं जगा रहा है आपकी ये बैटिंग लाइनअप। तो ये आपके लिए बहुत सीरियस इशू है। बांग्लादेश की जीत को ना आप ज्यादा जीत में डूबो मत। जीत से बाहर निकल के देखो कि आ क्या रहा है सामने से। सुनामी आ रही है। सुनामी आ रही है किस चीज की? सुनामी आ रही है आपके पास कोई टेस्ट प्लेयर, टेस्ट बैट्समैन आ नहीं रहा है। एक बुरे टाइम की सुनामी आ रही है, एक तूफान सा आ रहा है जिसमें कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा है। बॉलर्स तो संभाल ही रहे हैं आपको, आप बॉलिंग का वेट कर रहे हो। तो इस संकट से अगर बचना है तो अभी आप उस सुनामी से बचने के लिए अपने बंकर्स तैयार करने पड़े। अगर आपके बंकर्स तैयार नहीं हुए, जब तूफान या फ्लड आएगा या जब बम्बार्डमेंट होगी तब बंकर नहीं खोदे जाएंगे। तब आपके बंकर्स, जब पीस टाइम होता है, पीस में ही वो बंकर्स बनाए जाते हैं, जिससे कि आपको अटैक हो तो आप उस बंकर में घुस के अपने आप को सेफ रख सकें, उससे निकल के फिर आप अटैक कर सकें। बिल्कुल। आंकड़े प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के आंकड़े ऋतुराज गायकवाड़ और अभिमन्यु ईश्वरन, ये दो ऐसे नाम हैं जो फिलहाल रेस में थोड़े आगे नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास करियर की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ ने 31 मैच खेले हैं, उसमें उन्होंने 2212 रन बनाए हैं, 43.37 की औसत से 6 शतक वो लगा चुके हैं। अभिमन्यु ईश्वरन की बात करें तो 96 मैच वो खेल चुके हैं, 7180 रन, 48.18 की औसत और 29 अर्धशतक वो लगा चुके हैं इस दौरान। तो ये बहुत जरूरी है। इससे पहले स्पिनर्स की बात करें, और वो भी चीज थी कि शुभमन गिल भी अभी तक वो नहीं है कि आपके लिए नंबर 3 पर सेट हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी अभी 26 टेस्ट मैच खेले हैं। आप अगर कहोगे कि 40 टेस्ट मैच, उसके बाद वो प्रॉपर आकलन किया जाएगा मेरे हिसाब से कि वो भी फिट बैठ रहे हैं आपके वो नंबर 3 के पोजीशन के लिए या फिर नहीं फिट बैठ रहे हैं। उनको भी अभी आपको लंबा जज करना पड़ेगा। वो जो 5 शतक है उनको आपको देखना होगा कि हालांकि 26 पारियों 5 शतक इज नॉट अ बैड आंकड़ा मेरे हिसाब से, अच्छा। बट स्टिल वो जब आप कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो उसमें आप सैंपल साइज शायद 40-45 टेस्ट मैचेस का लोगे। अभी आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे थे, पिछले सीरीज में अच्छे रन बनाए लेकिन आउट ऑफ फॉर्म से चल रहे थे, आउट ऑफ सॉर्ट है, कॉन्फिडेंस कम है। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर इससे पहले कि अगले स्टार्ट है, अगले मुद्दे पे जाए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो सिलेक्टर्स हैं वो हमारी बात को सुने और आप जो बातें कर रहे हैं उनकी बातों को भी सुने। आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन है अपनी बातों से कहें कि बैटिंग को सुधारा कैसे जा सकता है, टीम इंडिया को इस संकट से कैसे उबारा जा सकता है। तो प्लीज
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स यहाँ पर भेजें, जिससे कि हम ये कमेंट्स जो है ये भाई आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट ब्रेन से वो देखते हैं, क्योंकि हम क्रिकेटिंग बात करते हैं यहाँ पे। आज ये जो बातचीत हमारे जो सिलेक्टर्स या जो क्रिकेटिंग फेटर्निटी के लोग हैं वो सुन रहे होंगे ना, वो इस मुद्दे पे हमारे साथ या तो सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते इस मुद्दे को, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो इग्नोर किया नहीं जा सकता है। दूसरी चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, चिराग, प्रियांशु और मेरे दोस्तों, मेरे को लगता है मेरे जो मैच्योरिटी लेवल है, जितने मैंने सालों से काम किया है जर्नलिज्म में, तो एज ए जर्नलिस्ट मेरे लेवल से मुझे टेस्ट क्रिकेट में एक बदलाव आया कि हर खिलाड़ी अटैकिंग हो गया है। तो अब सिलेक्टर्स को देखना होगा कि आप अटैक और एक डिफेंसिव, एक अच्छे टेस्ट प्लेयर का बैलेंस किस तरीके से रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको रन तेज बनाते हो तो आप मैचेस जीतते हो। वीरेंद्र सहवाग हमेशा कहते हैं कि चेतेश्वर पुजारा के जो शतक होते हैं, रन होते हैं, टीम को बचाने के काम आते हैं, जिताने के काम नहीं आते। जिताने के जो रन होते हैं वो पंत के होते हैं या वीरेंद्र सहवाग के होते थे, तेज रन बनाने वाले रन हमेशा आपको जिताते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो बैलेंस सिलेक्टर्स को देखना होगा, अटैकिंग प्लेयर कितने और ओरिजिनल टेस्ट प्लेयर कितने। अब आप एक एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं, अभिमन्यु ईश्वरन लगातार एज पे, वो कभी टीम में स्क्वाड में होते हैं, कभी इंडिया ए के कैप्टन होते हैं, कभी दिलीप ट्रॉफी में कैप्टन होते हैं, लेकिन टीम इंडिया में नहीं आते। वो टिपिकल, जो मैंने सुना देखा उनको जितना भी, वो टिपिकल टेस्ट प्लेयर हैं, वो टेस्ट की तरह खेलते हैं। साई सुदर्शन वो अटैकिंग भी है लेकिन वो डिफेंसिव भी खेल सकता है। तो आपको वैसे कौन से प्लेयर चाहिए जो एकदम 100% टेस्ट प्लेयर हो, क्योंकि आपको जेन्युइन टेस्ट प्लेयर भी चाहिए जो टेस्ट क्रिकेट ही खेलता है। मैं देख रहा हूं बहुत 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो लगातार इंडियन टीम के साथ चल रहे हैं लेकिन खिला नहीं रहे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन है, नहीं हमें तो यशस्वी जायसवाल ही चाहिए, मारता है भाई। अरे मारने वाला प्लेयर नहीं चाहिए, आपको टिकने वाला प्लेयर भी चाहिए। तो वो बैलेंस भी स्ट्राइक करना जरूरी है कि आप एक अभिमन्यु ईश्वरन जैसा एक प्योर टेस्ट प्लेयर भी आप ग्रूम करें साथ में, जो टीम को बचा सके। आपको बचाने वाला भी तो चाहिए, दीवार भी तो चाहिए, जो दीवार जो तोप के गोले आ रहे हैं उसको झेल सके। तो आप उस तरीके के प्लेयर्स को भी आपको टीम में लाना होगा जो बीच में स्टेबिलिटी दे सके। सारे अटैकिंग प्लेयर आप लेके जा रहे हो, इस समय सारे अटैकिंग है, क्योंकि विराट कोहली एक प्लेयर था जो प्योर टेस्ट प्लेयर भी था, लेकिन विराट का फॉर्म उनके साथ नहीं है। तो आपको इस समय ये जो संकट है उससे अगर उभरना है फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, और फिर आगे 10 साल बाद जब ट्रांजिशन हो तो वो लोग काम आएंगे, तो आपको ये भी देखना होगा कि आप प्योर टेस्ट प्लेयर भी ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। इन अटैकिंग ग्रुप के बीच 2020 खेलते हैं सब, 2020 के बीच आपको प्योर टेस्ट प्लेयर, अभिमन्यु ईश्वरन टेस्ट T20 नहीं खेलते हैं, आपको ऐसे प्लेयर भी चाहिए जो आए, बिल्कुल रन ले, 2 रन 3 रन, बॉल छोड़ने की काबिलियत रखते हो। तो उस तरीके के प्लेयर को, तो सिलेक्टर्स को यहाँ पे ये देखना होगा, टेस्ट टीम में आप ऑल आउट अटैक टीम नहीं लेके जा सकते हो। तो आपको वो चीज यहां पर मुझे लगता है बैलेंस स्ट्राइक करनी होगी। 1-2 प्योर टेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं वो भी स्कीम ऑफ थिंग्स में रखने पड़ेंगे। और इसका प्राइम एग्जांपल अभी हमें बांग्लादेश के खिलाफ पहली इनिंग्स में मिल गया था, जब सामने से लगातार गोलियां चल रही थी, सब ढह जा रहे थे, लेकिन वो यशस्वी जायसवाल ने कुछ समय तक वो करके दिखाया था, छोड़ रहे थे टेस्ट इनिंग्स खेली उन्होंने, सामने सब आउट होते जा रहे थे। सेकंड इनिंग्स में आते ही पहले बॉल से वो जॉस जायसवाल बन गए। हाँ, वो अटैकिंग, जॉस बटलर बनो, थोड़ा टाइम लो भाई। उनको जो जॉस का जो उनके आत्मा समाई है जॉस बटलर की, पहले बॉल से पुल किया, कवर ड्राइव मारा, आउट होके चले गए 10 रनों के बाद। तो पहली पारी का जो वो था गुस्सा, वो दूसरी पारी में आके उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। तो वो प्योर टेस्ट प्लेयर वाला टेम्परामेंट उनके पास नहीं है। ही इज बेसिकली अटैकिंग टेम्परामेंट वाला प्लेयर है। मुशीर क्या प्लेयर है यार, क्या जबरदस्त खेल रहा है। ग्रूम करो ना मुशीर को मिडिल ऑर्डर में, तुरंत लेके आओ। आप एक अभिमन्यु ईश्वरन जैसा प्लेयर या मुशीर, उनमें से एक ही आप ऐसा टेस्ट प्लेयर ग्रूम करो जो भाई आता है तो आउट नहीं होता, जो 2 दिन बैटिंग करने का पेशेंस रखता है। धैर्य ऐसा है कि 5 दिन बैटिंग करनी पड़ी, अगर आउट नहीं हो तो 5 दिन बैटिंग कर सकता है। वो एक फ्रेम ऑफ माइंड उसका। हाँ, मैं 25 बॉल बिना रन लिए भी खड़ा रहूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं खड़ा हूँ भाई, ले छोड़ दिया, ले फॉरवर्ड, ले बैकवर्ड, ले फॉरवर्ड, आउट नहीं होऊंगा मैं, टीम को बचाकर रखूंगा। बहुत मुश्किल स्थिति में इस समय हम लोग पर्थ में जो है इतने विकेट गिर गए, मैंने एक एंड संभाल लिया, हर आखिरी बॉल में एक सिंगल ले लूंगा या 5वीं बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रख के पूरा दिन निकाल दूंगा। इस तरीके का प्लेयर भी आपको चाहिए। वो क्या वो मुशीर है, क्या वो अभिमन्यु ईश्वरन है, वो सिलेक्टर्स ने देखना है, क्योंकि आप संकट से आप उभर नहीं सकते हो। एक तो आपको विराट रोहित का लेवल का कोई उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा है, दूसरी बात मिडिल ऑर्डर में आपको सारे वो यंगस्टर्स दिख रहे हैं जिनका खून गर्म है। ऋषभ पंत पे तो आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। ही कैन टर्न द गेम ऑन हिज ओन, अपने दम पे गेम टर्न कर देते हैं, लेकिन उसी किसी दिन वो अपनी शैली में खेलते हैं, पहली बॉल में आके 0 भी मार के एग्जैक्टली। और हमको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो इसी तरीके से खेलते हैं। आज बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने गेम चेंज कर दिया, बिल्कुल ना। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गेम चेंज किया, इंग्लैंड में गेम चेंज किया उन्होंने। तो
नॉटिंघम में जब हम टेस्ट जीते थे 2017-18 में, तो वो क्या जबरदस्त पारी करी थी यहाँ पर ऋषभ पंत ने। तो ये सारी चीजें होंगी भी और कभी नहीं भी होगी, लेकिन ओवरऑल आपको टीम का जो संकट है इससे उभरने के लिए आपको टीम में एक बैलेंस, टेस्ट क्रिकेट टेस्ट में, इस रेड बॉल क्रिकेट में आपको रेड बॉल बैट्समैन भी चाहिए। बिल्कुल सही भाई, यही संकट है यहाँ पे दावेदारों के। अगर हम हाँ, दावेदार तो ठीक है, एक और सवाल आ गया था मन में क्या कि अभी फिलहाल जो बातें चल रही हैं कि हार्दिक पांड्या को वापस टेस्ट क्रिकेट में लाया जा सकता है, क्या सिलेक्टर्स उस दिशा में जाने की सोच रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को भी हमें यहाँ पर रेड बॉल क्रिकेट खिलाना है, फिट करना है, और अगर फिट करना है तो जो अभी हमने टीम देखी यहाँ पर आप कहाँ पर फिट करोगे हार्दिक पांड्या? बहुत अच्छा जिज्ञासा आपके मन में जो आई है ना, और आपके क्रिकेटिंग जिज्ञासा आई है, ये लॉजिकल है क्योंकि आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, आपको एक कपिल देव वाला ऑलराउंडर आपको चाहिए। हालांकि कपिल देव नहीं हार्दिक पांड्या, लेकिन कपिल देव के जैसा मैं कह रहा हूं, जो बॉलिंग में भी अच्छा हो, बैटिंग में भी अच्छा हो, आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, खासकर आपको सेना कंट्रीज में। और हार्दिक पांड्या का इंटेंट, और हार्दिक पांड्या इज विलिंग टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट, जो खबरें आ रही हैं, जो मैंने भी सोर्सेज से बात की, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने बोला जी हाँ, उसने इच्छा जताई है खेलने की, लेकिन हम खिलाएंगे कहा, क्योंकि जब T20 सीरीज हो रही होगी तो बांग्लादेश के खिलाफ तब पहला रणजी ट्रॉफी मैच होगा, तो रणजी ट्रॉफी मिस कर जाएंगे। लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया में और फ्यूचर के लिए आपको हार्दिक पांड्या टेस्ट में अगर एज टेस्ट प्लेयर खेल सके तो बेहतरीन, मतलब एक प्लेयर आपको मिलता है जिसके पास एक्सपीरियंस है, जबरदस्त टेम्परामेंट है, यंग है, अगले 8-9 साल इंडिया को सर्व कर सकता है। उनकी बैक अगर मजबूत हो चुकी है कि टेस्ट क्रिकेट का लोड ले सकते हैं, उनकी कमर में अगर वो उनको लगता है कि अब मेरी कमर जो है धोखा नहीं देगी मेरे को, मेरे साथ रहेगी, तो उनको टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए वर्कलोड मैनेजमेंट के साथ। और अगर उनको ऑस्ट्रेलिया लेकर जाते हैं तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अश्विन ये ऑलराउंडर आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलने वाला। आपको अगर लेके जाना है तो बिना डोमेस्टिक में टेस्ट किए अब हार्दिक को आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाना होगा, तो खिलाओ एक टेस्ट मैच, उसको बुलाओ, इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर रहा है, उसको बुलाओ, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस हैं, 2 खिलाकर देखो, और आप उसको ऑस्ट्रेलिया लेकर जाओ, क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा है ना, ये छोटे मोटे रेस का नहीं है, क्योंकि ये हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है आपके लिए। हाल है वहां पर, कैप्टनसी भी कर सकते हैं, तेज बॉलिंग भी कर सकते हैं, शातिर एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी हैं, बैटिंग में भी जबरदस्त है। तो आपका हार्दिक पांड्या तो एक एसेट है जो हम यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ हिज ओन फिटनेस। तो ये वाली बात है। और बहुत सारे हमारे दोस्त जो है अनेक आए दोस्त, टीम में अक्षर को मौका देना चाहिए ताकि देव बोल रहे हैं वो भी ग्रूम हो आगे के लिए। बिल्कुल एकदम एग्री करता हूं, अक्षर को भी आप ग्रूम करें, क्योंकि वो रविंद्र जडेजा जैसा ऑलराउंडर बन सकता है। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, एक बहुत डेडली है ना, ये बड़े अच्छे। कुलदीप यादव जैसा एक अच्छा स्पिनर, वॉशिंगटन सुंदर एक बैकअप के तौर पे आ रहे हैं, वो भी आगे आ सकते हैं। अश्विन की जगह आगे आने वाले समय में वॉशिंगटन सुंदर फिट रहना चाहिए, लेकिन आपके पास बॉलिंग में जो ये ग्रूम करने की बात है, इनको भी ग्रूम करें टीम के साथ लेके चल रहे हैं, इनको मैचेस खिलाएं, तो बिल्कुल सही बात है। अक्षर पटेल कुलदीप यादव जोड़ी हो सकते हैं, अक्षर पटेल वॉशिंगटन सुंदर जोड़ी हो सकते हैं, और साथ में हार्दिक पांड्या। तो ये आपको स्टेबिलिटी मिलती है। केएल राहुल, ऋषभ पंत, और ऊपर कौन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर की तो रोहित और विराट का रिप्लेसमेंट कौन है अभी तक आपके सामने नहीं आया। अभी तक आप हिट एंड ट्रायल चल रहा है। ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज, ये सब बाहर बैठे हुए हैं। अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन कहीं आसपास भी नहीं दिख रहे हैं, तो ये ऊपर के जो बैट्समैन है मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए बहुत संकट वाली बात है। तो फिलहाल इस बातचीत में जो है एक तनुज पारेख, तनुज, हाउ आर यू माय फ्रेंड? गुड आफ्टरनून समीप सर, आपको इतने दिनों बाद लाइव देखकर दिल बाग बाग हो गया। मेरा दिल भी बाग बाग हो गया, देखो मैं कितना एक्साइटेड हो गया आपका नाम देखकर, है ना। और सर आपको कौन लगता है कि गाबा की पिच पर एक छोर संभाल के, छोर जो है संभाल सकता है? एक छोर संभालने वाला चेतेश्वर पुजारा जैसा प्लेयर था, लेकिन ये अब क्या होगा, ये लोग जो है नेचुरली अटैकिंग प्लेयर हैं, ये ऐसा नहीं कि ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। हमने देखा ऋषभ पंत ने स्टार्टिंग के 40 मिनट पेस बॉलर्स को ब्लॉक किया, स्पिनर्स लगाते ही खुल के मारा है। तो ब्लॉक तो ये कर सकते हैं, लेकिन इनकी नेचुरल टेंडेंसी जो है ना तनुज, मारने की है। नेचुरल टेंडेंसी, जो नेचुरल गेम है इनका, मारने वाला हो गया है, अटैकिंग माइंडसेट के हो गए। इनमें सबसे ज्यादा जो टेस्ट फॉर्मेट का माइंडसेट जिसके पास है वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल ही है। लेकिन शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस उनके साथ होना चाहिए, और शुभमन गिल का जो रिदम जो है ना, रन्स उनको अपने पास हो तो बैक कर पाए, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया में जाके, ब्रिस्बेन, गाबा में जाके जो है वो उस तरीके की बैटिंग कर सके। तो मुझे लगता है इस समय अगर इस टीम से उठा के देखोगे, रोहित और विराट को हम एक साइड रखते हैं क्योंकि बहुत सीनियर प्लेयर हैं, उनसे तो हम फटाक से मैं नाम ले सकता था, लेकिन इस यंग जनरेशन में से कौन एक छोड़ जो है संभाल सकता है? शुभमन गिल एंड केएल राहुल। ये दो केएल राहुल, बिल्कुल। फिर सर चला जाए जी, एक सर सवाल यहाँ पे,
भोलू कौशिक का है कि नमस्कार सर, विराट कोहली कब रिटायरमेंट लेंगे? ये विराट कोहली कब रिटायरमेंट लेंगे, हम नहीं चाहते विराट कोहली रिटायरमेंट ले। हम चाहते हैं कि विराट कोहली विराट रूप में अपनी विराट बैटिंग करते रहे, है ना। और रिटायरमेंट की बात है तो विराट की जो फिटनेस दिख रही है मुझे, आपके सवाल का अगर मैं जवाब दूं तो मैं अभी वो 35 के हुए, तो मैं 38 तक तो उनको बिल्कुल जो है ऊंची उड़ान में देख रहा हूं। ऊंची उड़ान में देख रहा हूँ। और दूसरे टेस्ट मैच के लिए सर स्क्वाड भी अनाउंस कर Please, दिया उसको भी, गया। हाँ, ठोकर डालें, हाँ, और कर दो फिलहाल यार। यही अपडेट है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच जो है 27 सितंबर से खेला जाएगा कानपुर में। सेम स्क्वाड खेलता हुआ नजर आएगा, कोई भी बदलाव नहीं किया है। यही बात हुई थी, भारतीय मैंने टीम बोला जब कोई जरूरत नहीं तो कोई स्क्वाड में चेंजेस होंगे नहीं, अनलेस इंजरी हो स्क्वाड में कोई चेंजेस नहीं कोई होंगे। चेंज नहीं। आपने मुझसे बात की थी मैच खत्म होने के बाद, आदर्श से बात हो रही थी, तो आपने कहा था कि स्क्वाड में कुछ चेंजेस, आदर्श ने शायद कहा था, वो एक सवाल आया था कि बुमराह को क्या रेस्ट दिया जा सकता बुमराह को क्या रेस्ट दिया जा सकता है। मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं, जब तक इंजरी कंसर्न नहीं है, वर्कलोड मैनेजमेंट का तो मतलब ही नहीं है। 4 दिन का रेस्ट मिला, सिर्फ 3 दिन टेस्ट मैचेस खेले आप तो। और दूसरी पारी में भी 62 ओवर कुल किए, उसमें से मेरे ख्याल से बुमराह के अगर आप ओवर्स निकाल के देखोगे 15-16 ओवर्स निकलेंगे, है ना। अश्विन ने किए हैं सारे, 6 विकेट अश्विन ने ले लिए, तो लोड कुछ ऐसा बुमराह पे था ही नहीं। और ना खिलाने से आपकी बॉडी में जंग लगता है, मैं सही बताऊं, है ना। एक कहावत थी, मैं 10 ओवर 10 ओवर किए, बताओ दूसरी पारी में 10 ओवर किए बुमराह इज कंप्लीटली फ्रेश एंड रेडी टू गो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं चिराग से और प्रियांशु से अपनी डेस्क में, हरकत में बरकत है ना। आप हरकत में बरकत के बड़े सारे मीनिंग है, यानी कि आप जब तक एक्टिव रहोगे तब तक आप परफॉर्म करते रहोगे। Exactly. अब वो एक्टिविटी, उनकी एक्टिव रहने का मतलब यहाँ पर है कि क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेलते रहें। हमारा एक्टिव रहने का मतलब है कि हम जर्नलिज्म, अपनी स्टोरीज में हमेशा काम करते रहें। तो जो जिस प्रोफेशन में होता है वो प्रोफेशन में लगा रहे, तभी उसकी बरकत होती है, तभी वो जो है लगातार उसमें शाइन करता है। तो वो बुमराह भी जो है हरकत में बरकत है भैया, उसको खिलाते रहो, इस टीम को खिलाओ, इसी से बरकत आएगी पूरे इंडियन क्रिकेट में। और ये संकट जो है, संकट आता हुआ दिख रहा है, संकट आया नहीं है, संकट आ रहा है, और इस संकट को टालना है आपको, इस संकट को हटाना है, धो देना इस संकट को। यही स्कोर तो हमारा- सेम है सर, प्लेइंग 11 में कोई बदलाव देख रहे हो दूसरे टेस्ट मैच में? कानपुर में, हाँ वही मैंने हाँ, बात हमारी हुई हाँ, थी, वही कॉम्बिनेशन में बदलाव। कॉम्बिनेशन में बदलाव में ये हो सकता है कि घर पे खेलेंगे कुलदीप यादव, तो उन्हें खिला दो। उनको मौका मिल सकता है। यश दयाल का भी घर है वो। वहाँ पे यश दयाल तो नहीं आएंगे, लेकिन कुलदीप को मौका मिल सकता है, लेकिन किसकी जगह, ये बहुत बड़ा सवाल है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है एक पेस बॉलर अगर कम खेलते हैं ग्रीन पार्क में, तो आकाशदीप, तो आकाशदीप की जगह पर वो आ सकते हैं। आकाशदीप की जगह यहाँ पर वो हाँ। आ सकते हैं। फिर चला जाए सर। बिल्कुल चला जाए। हाँ, लेकिन असली मुद्दा जो था कि टीम इंडिया का बल्लेबाजी जो संकट है वो रियल है, वो रियल है, उस पर किसी की नजर जाती नहीं है। और हम जो है हिंदुस्तान के उन जर्नलिस्ट में से हैं जो भारतीय क्रिकेट के बारे में अच्छा सोचते हैं, और हम एक विजन जो है हम चाहते हैं कि आने से पहले उस चीज की तैयारी कर ली जाए, बिल्कुल, जिससे को संकट कभी आए ना। बिल्कुल। चला जाए फिर। चलिए, यही उम्मीद है कि ये संकट जो आप कह रहे कि आ रहा है ये टल जाए अच्छी तरह से यहाँ पे, और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। और जाते जाते आपसे वही दरख्वास्त है कि इंडिया टीवी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और Like, नोटिफिकेशन share, बेल दोस्त, को हाँ, बिल्कुल। जरूर दबा दें आप। थैंक यू सो मच।